नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में प्रीलिम डोज हम आप लोगों को प्रीलिम डोज के माध्यम से करंट अफेयर देने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्टेट पीसीएस और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए और भी जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी आदि एग्जामों की हम तैयारी कराने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि करंट अफेयर का कितना बहुत बड़ा रोल है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एक भी करंट अफेयर आपको डेली परिपेक्ष में छूटे ना। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेली काम करते हैं और 8 से 10 टॉपिक को डेली कवर करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की न्यूज़ देखते हैं फटाफट क्या क्या न्यूज़ हैं और जो चर्चा में रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है दोस्तों चुनाव आयोग से है। चुनाव आयोग से न्यूज़ है, चुनाव आयुक्त बनाया गया है अनूप चंद्र पांडे को। इनका कार्यकाल कितने साल के लिए? अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अनूप चंद्र पांडे को जो चुनाव आयुक्त बनाया गया है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा, फरवरी 2024 के लिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, चुनाव आयुक्त जो होते हैं इसमें तीन होते हैं मुख्यतः। चुनाव आयुक्त जो होते हैं 3 होते हैं। एक उसमें होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं दोस्तों। तो मुख्य चुनाव आयुक्त प्रश्न पूछेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? एक पहले राजीव कुमार है, दूसरा अनूप चंद्र पांडे को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त इससे पहले कौन थे? सुशील अरोड़ा थे, जिनका कार्यकाल पूरा होने की वजह से उनकी जगह पे सुशील चंद्रा को चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा, उन्हें उनको क्या कर दिया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। सुशील चंद्रा क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया उनको। तब का एक सीट खाली हो गई थी चुनाव आयुक्त, तो उनकी जगह सीट खाली उस सीट को भरने के लिए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को बनाया गया है दोस्तों, जो कि यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी 1984 बैच के थे। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ गए होंगे। तो इसमें कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं टोटल। कौन कौन है? अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त, दूसरा चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक नज़र डालते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी अधिक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है दोस्तों। जो 20 में से अधिक होगा उस तक की आयु तक के चुनाव आयुक्त रह सकते हैं दोस्तों। और इनका जो वेतन होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है दोस्तों। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें सारी समझ में आ गई होगी। एक नज़र डालते हैं दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग के बारे में डालते हैं। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है दोस्तों। चुनाव आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 324 से शुरू होता है दोस्तों। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है दोस्तों, एक संवैधानिक निकाय है। और चुनाव आयोग कौन कौन सा चुनाव कराता है दोस्तों? राज्य की विधानसभाओं का चुनाव कराता है। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है दोस्तों। लोकसभा का चुनाव कराता है। राज्यसभा का चुनाव कराता है। चुनाव आयोग कौन कौन सा चुनाव करता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है दोस्तों। ठीक है, उपराष्ट्रपति का। और जो पंचायती राज का चुनाव होता है वो कौन कराता है दोस्तों? पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ध्यान देने वाली बात है कि पंचायती राज का चुनाव जो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, जबकि चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं का, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो एक हम लोगों ने देख लिया कोशिश, चुनाव आयोग के बारे में भी देख लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। चुनाव आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। न्यूज़ क्या थी? चुनाव आयुक्त बनाया गया किसको? अनूप चंद्र पांडे को दोस्तों। और मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है? प्रश्न यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है, सुशील चंद्रा है। ठीक है दोस्तों। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 6 साल या 6 वर्ष की आयु, 6 साल तक या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले पूरा होगा उतने कार्यकाल होता है दोस्तों। और अनूप चंद्र पांडे को 3 वर्ष के लिए बनाया गया, फरवरी 2024 के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते मूव करते हैं अगले टॉपिक पे दोस्तों। ठीक है, एक नज़र डालते हैं अगले टॉपिक क्या है, अगली न्यूज़ क्या हमारी। ठीक है, चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इनका वेतन और भत्ता किसके समान होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, फटाफट मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगली न्यूज़ कौन सी है देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों, फटाफट देखते हैं दोस्तों।
हाँ, अगली न्यूज है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। किसे दिया गया है, कौन सी फिल्म को दिया गया है? वाटर बरियल फिल्म को दिया गया है। वाटर बरियल फिल्म को, एक वाटर बरियल फिल्म को दिया गया है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ये फिल्म किससे रिलेटेड है? पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अभी देखा होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस बीता है, उसी दिन इसको चुना गया। हालांकि इसको घोषणा जो पहले हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से इसको वाटर बरियल को बाद में दिया गया दोस्तों। तो 5 जून को इसकी घोषणा हुई है। वाटर बरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके निदेशक कौन है? दोस्तों, एक बार निदेशक पे चर्चा करते हैं। निदेशक कौन है? शांतनु सेन। इसके निदेशक कौन से हैं दोस्तों? शांतनु सेन। ठीक है दोस्तों, वाटर बरियल को किससे से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। उसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, यही न्यूज़ थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे दोस्तों, फटाफट देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। तीसरी न्यूज़ क्या है हमारी दोस्तों? ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं, एक नज़र डालते हैं अगली न्यूज़ पे। असम रत्न पुरस्कार, असम रत्न पुरस्कार, असम रत्न पुरस्कार। असम रत्न पुरस्कार क्या है दोस्तों? एक नज़र डालते हैं। जैसे भारत रत्न पुरस्कार होता है, उसी तरह असम गवर्नमेंट भी असम रत्न पुरस्कार देती है दोस्तों। जिस तरह से भारत रत्न पुरस्कार आप लोगों ने सुना होगा, उसी तरह असम सरकार भी असम रत्न पुरस्कार देती है। बस शर्त यह था कि असम रत्न जो पुरस्कार दिया जाता था वो 3 साल में दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है? प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। अब जो पुरस्कार दिया जाएगा असम रत्न पुरस्कार, वो प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। पहले कितने वर्ष के लिए था? 3 वर्ष पे दिया जाता था। अब कब दिया जाएगा? प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। किनको दिया जाता है दोस्त? फटाफट देखिए दोस्तों, किनको दिया जाता है? जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देना है। असम रत्न पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों? जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नागरिक हैं। किनको पुरस्कार दिया जाएगा? जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नागरिक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है 2021 से प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आप लोगों ने एक पद्म भूषण पुरस्कार सुना होगा दोस्तों, इंडिया के संदर्भ में। इसी तरह असम सरकार भी इसमें, और हाँ, असम रत्न जिसको दिया जाएगा उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और एक अगली न्यूज है इसी में है कि जैसे भारत में पद्म श्री पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा होती है, उसी तरह असम सरकार असम विभूषण, पद्म पुरस्कार कौन कौन से होते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो इसी कॉन्सेप्ट में असम पद्म विभूषण, असम विभूषण, ठीक, असम सरकार की है। तो असम भूषण और असम श्री। ठीक है दोस्तों, और असम रत्न पुरस्कार जो है केवल 1 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को? 1 लोगों को। और ये जो है दोस्तों असम विभूषण कितने लोगों को दिया जाएगा दोस्तों? 3 लोगों को। ये कितने लोगों को दिया जाएगा दोस्तों? 5 लोगों को, और ये 10 लोगों को। 3 लोगों को, 5 लोगों को दोस्तों, और ये 10 लोगों को। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने पुरस्कार की राशि दी जाएगी दोस्तों? याद कर लीजिए फटाफट। इसमें 3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, 3 लाख, इसमें 2 लाख दोस्तों, और इसमें जो है 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यही न्यूज़ थी, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। मूव करें, अगले टॉपिक पे चलते हैं, बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं अगला न्यूज़ कौन सी है। चलिए अगले उतार लीजिए दोस्तों, आप लोग तैयार करते रहिए, साथ में बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है देखते हैं फटाफट। अगली न्यूज़ क्या है? देश की पहली इलेक्ट्रिक सिटी
देश की पहली इलेक्ट्रिसिटी, देश की पहली इलेक्ट्रिसिटी, देश की पहली इलेक्ट्रिसिटी की घोषणा हो गई है। देश की पहली इलेक्ट्रिसिटी, पहली इलेक्ट्रिसिटी, देश की पहली इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी मोटर व्हीकल वाहन चलाए जाएंगे वो केवल इलेक्ट्रिक माध्यम से चलेंगे, यानी डीजल, पेट्रोल और भी सारी जो भी ईंधन है उनके माध्यम से गाड़ियाँ नहीं चलाई जाएंगी दोस्तों, केवल और केवल इलेक्ट्रिक माध्यम से, यानी सौर ऊर्जा हो गई, बैटरी से रिलेटेड गाड़ियाँ ही चलेंगी। कहाँ पर चलाई जाएगी दोस्तों? केवड़िया जो सिटी है वो देश की पहली इलेक्ट्रिक बन गई है। केवड़िया आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, बहुत अच्छे से पता होगा केवड़िया क्या है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई है गुजरात में केवड़िया में, वही उसी जगह की बात हो रही है, उस क्षेत्र की, केवड़िया क्षेत्र की बात हो रही है। और केवड़िया कहाँ पे है? गुजरात में दोस्तों। और चूँकि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सबसे बड़ी मूर्ति है भारत में, उसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे उस क्षेत्र में केवल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी है कि यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिसिटी, इस क्षेत्र में केवड़िया क्षेत्र में जो भी चारों ओर होगा केवल और केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ पीएम ने घोषणा करी है। केवड़िया कहाँ पे? ध्यान देने वाला था, क्या यहाँ पे? गुजरात में है। किसके लिए फेमस है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए फेमस है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा लिखने पर मत जाइएगा। ठीक है, आप लोग साथ में बनाते रहिए नोट्स। ठीक है, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं। मिटा दे दोस्तों इसको, नीचे वाले को। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, फटाफट बढ़ते हैं। अगले न्यूज़ क्या है देखते हैं फटाफट। अगली न्यूज़ क्या है? चलिए अगली न्यूज़ क्या हो गया फटाफट। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज़ पे पढ़ते हैं। महिलाओं में 10 किलोमीटर या 10,000 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? महिलाओं में 10 किलोमीटर रेस, वर्ल्ड रेस का मतलब दौड़ से रिलेटेड है दोस्तों, ध्यान देने बात है। किसने हासिल किया है? सिफान हसन जो महिला हैं उन्होंने हासिल किया। पूछा जाएगा डायरेक्ट प्रश्न, खेल वाले सेक्शन से बार बार पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन कि 10 किलोमीटर या 10,000 मीटर का रेस जो है किसने क्रॉस किया है? ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों। कहाँ के हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने मात्र 29 मिनट 6.82 सेकेंड में 8.2 सेकंड में ये दूरी तय करी है 10 किलोमीटर। इससे पहले उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 2016 में दोस्तों, 2016 में एथलीट थी रियो ओलंपिक में। इन्होंने इथोपिया के अल्माज अयाना का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। इन्होंने 2016 में इस रिकॉर्ड को मतलब पहली बार रैंकिंग इस रेस को हासिल किया था। और उन्होंने समय लिया था इन्होंने 29 मिनट इन्होंने भी लिया था। 29 मिनट 17.45 सेकेंड में लिया था। ठीक है दोस्तों, अल्माज अयाना कहाँ की थी? इथोपिया की थी। और इन्होंने ओलंपिक जो रियो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे ये रिकॉर्ड पूरा किया था। लेकिन रियो ओलंपिक में उन्होंने 29 मिनट 17.5 सेकेंड में ये दूरी तय करी थी, रेस जीती थी। और लेकिन सिफान हसन ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया और उन्होंने उनसे कम समय लिया, 29 मिनट 6.82 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगली न्यूज़ पे दोस्तों। अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या है आज की दूसरी न्यूज़। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। हो गया संयुक्त राष्ट्र से एक न्यूज़ आई है दोस्तों, देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ से एक न्यूज़ आई है, क्या है एक नज़र डालते हैं इस पर। संयुक्त राष्ट्र, इसको मिटा दिया जाए फटाफट। ठीक है, मिटा देते हैं दोस्तों इस वाली न्यूज़ को मिटा। संयुक्त राष्ट्र से क्या न्यूज़ है फटाफट देखते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। आर्थिक और
सामाजिक आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, सद के लिए चुना गया है। और कब वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक। ठीक है दोस्तों, 3 साल के लिए इसका चुनाव होता है और इस बार भारत को चुना गया है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है आर्थिक और सामाजिक परिषद में। ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक परिषद में दोस्तों कितने देश हैं टोटल? 54 देश हैं। और इससे पहले हमने एक दिन पहले भी संयुक्त राष्ट्र वाले न्यूज़ में बताया था कि जो मालदीव के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे इसके बारे में भी बताया था। 6 अंग होते हैं, सारी न्यूज आपको पता है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने देश हैं दोस्तों? 54 देश हैं, याद रखिएगा बार बार। और आर्थिक और सामाजिक परिषद का वर्क क्या है, काम क्या है? ये पर्यावरण के मुद्दों पर बात करता है, ये पर्यावरण के मुद्दों पर बात करता है, आर्थिक मुद्दों पर बात करता है, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पे बात करता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, हालांकि डिटेल तो आप लोगों को नहीं ज़्यादा पूछा था। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पे काम करता है। ठीक है, तो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों पर काम करता है, आर्थिक मुद्दों पर काम करता है, सामाजिक मुद्दों पर काम करता है, नीतियों पे काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो भारत को चुना गया आर्थिक और सामाजिक परिषद में। और आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने देश हैं? 54 देश हैं दोस्तों। 3 वर्ष के लिए चुना गया है, 2022 इसका चुनाव होता है। कितने वर्ष के लिए? यही होता है, 3 वर्ष के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के क्या कार्य हैं? पर्यावरण मुद्दों पर बात करना, आर्थिक और सामाजिक नीतियों को बनाना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे दोस्तों फटाफट से। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो नोट कर लिया करिए। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगली न्यूज़ क्या है? हाँ ठीक है दोस्तों, एक पुस्तक अभी लिखी गई है दोस्तों। अगली न्यूज़ देखते हैं। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक, 1232 किलोमीटर, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। क्या है दोस्तों? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है दोस्तों। किसने लिखा है इस पुस्तक को? किसने लिखा है? विनोद कापरे ने। पुस्तकों का नाम देखते होंगे, खासकर यूपीपीसीएस हो गया, रेलवे, बैंक, एसएससी, सारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। और स्टेट लेवल के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उनमें पुस्तकों का नाम जरूर पूछा जाता है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विनोद कापरे द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखा है? विनोद कापरे। ये दोस्तों इस पुस्तक में क्या ऐसी खास बात है? देखिए, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी मतलब 1232 किलोमीटर की एक लंबी दूरी यात्रा। इसमें दोस्तों जो अभी लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में दोस्तों, उसी के बारे में, प्रवासी मजदूरों के बारे में लिखा गया है। इनमें 7 प्रवासी मजदूरों की चर्चा की गई है जो आपके गाजियाबाद यूपी का गाजियाबाद जो है, गाजियाबाद जिला कहाँ का? यूपी में है, जो दिल्ली से टच छूता हुआ जिला है। गाजियाबाद से बिहार के कौन से जिले थे दोस्तों? बिहार के सहरसा जिला। बिहार के 7 जो प्रवासी मजदूर हैं बिहार के सहरसा जिले। जब लॉकडाउन लग गया था तो लोग अपने घरों की ओर भागने लगे थे। आप लोगों को याद होगा कि बहुत लोग प्रवासी मजदूर ट्रेन वाहन बंद होने, ट्रेन और ये वाहन, जितने भी वाहन के साधन है सारे बंद हो गए थे अचानक से। तो लोग पैदल अपने घरों की ओर भाग रहे थे, कोई जैसे भाग रहा था, मतलब ज़्यादातर लोग पैदल ही भाग रहे थे। और जिसके पास जो साधन था साइकिल हो गया, क्योंकि गाड़ी अलाउ नहीं था, लॉकडाउन लगा पड़ा था, कर्फ्यू पूरे एरिया में लगा पड़ा था, इस वजह से लोग मजबूर थे। तो इसमें 7 प्रवासी मजदूरों की चर्चा की गई है इस बुक में, एक खास बात है इस दोस्तों की। और ये सारे मजदूर 7 जो प्रवासी मजदूर थे साइकिल से यात्रा करते हैं गाजियाबाद से और बिहार के सहरसा जिले तक जाते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 1232 किलोमीटर। तो एक लंबी जर्नी के बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में। तो कौन है पुस्तक के लेखक? विनोद कापरे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पुस्तक में क्या लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे, फटाफट देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। असम रथ हो गया। ठीक है, अगला CESL और लद्दाख ने समझौता किया। CESL और लद्दाख के बीच एक समझौता हुआ।
देखिए दोस्तों, अभी लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना, अभी हाल ही में एक दो साल के करीब हुए हैं। अभी दोस्तों 2 साल तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इनमें बहुत सारे लद्दाख के बारे में बहुत लोग उसको, लद्दाख में बहुत सारी पहल नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि उसका विकास हो सके। बहुत दिनों से रुका पड़ा था डेवलपमेंट। तो इसके बारे में CSL और लद्दाख ने समझौता किया। क्या समझौता इन दोनों के बीच हुआ है दोस्तों? लद्दाख को जो है, लद्दाख को दोस्तों, लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। लद्दाख को क्या बनाना है दोस्तों? कार्बन न्यूट्रल बनाना है। लद्दाख को क्या बनाना है दोस्तों? कार्बन न्यूट्रल बनाना है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है दोस्तों? लद्दाख को, इसका टारगेट क्या है? स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। यानी सीधी सी बात है, स्वच्छ और हरा भरा कब बनेगा? जब वाहनों की संख्या कम होगी, पेट्रोल डीजल वाले वाहनों की संख्या कम की जाएगी, यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, तरह तरह के ऐसे काम किया जाएगा, ऊर्जा से रिलेटेड काम किया जाएगा। तो क्या होगा? तभी तो कार्बन की मात्रा कम होगी वायुमंडल में, सल्फर डाइऑक्साइड, सारी चीज़ें कम होगी, तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनके बीच समझो। अब एक नज़र डालते हैं। CESL क्या है दोस्तों? CESL क्या है? CESL क्या है? इसके फुल फॉर्म भी पूछ देता है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। दोस्तों गर्मी बहुत है, एक बार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गर्मी बहुत है दोस्तों, ठीक है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद कर लीजिए क्या समझौता हुआ है? स्वच्छ और हरा भरा बनाना। ठीक, नीचे का मिटा दिया जाए फटाफट। चलिए मिटा देते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों क्या है। अगली न्यूज़ है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं EIEO। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्या चर्चा हुआ है? इसने सर्वेक्षण किया है कि विश्व में रहने योग्य शहर कौन से हैं। विश्व एक सर्वेक्षण है विश्व में रहने योग्य सिटी के बारे में। विश्व में रहने योग्य शहर, विश्व में रहने योग्य शहर का सर्वेक्षण कौन जारी किया है दोस्तों? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा जारी किया गया है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। और विश्व में कौन से ऐसे शहर हैं जिसमें रहने में आसानी हो, जो सारी चीज़ों से सुविधाओं से परिपूर्ण हो, जिसमें अधिक पोल्यूशन न हो, पानी की सुविधाएं अच्छी हो, ये सारी चीज़ों का सर्वेक्षण किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। तो इसने जो बताया है, अभी आपने देखा होगा 2019 से 19 के बाद से 19 में कोविड-19 आने की वजह से, और कोविड-19 आने की वजह से बहुत सारे देशों में महामारियां फैल चुकी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। कोविड-19 आने की वजह से विश्व में महामारियां फैल चुकी थी। तो बहुत सारे देशों में आपको पता होगा कि बीमारियां फैलने की वजह से अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु होने लगी, लोग उधर से भागने लगे, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो सर्वेक्षण किया गया है। पहले जो टॉप में सिटी था, यूरोपीय कंट्री माने जाता है। यूरोपीय कंट्री रहने के मामले में अपना स्थान प्रदर्शन अच्छा था इन लोगों का, इनके यहाँ रहने के लोग माना जाता। लेकिन अब इसकी रैंकिंग गिर चुकी है। अब जो है इस 2019 के बाद से जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट ने जारी किया है, अब उसमें किसका? ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड शहरों को चुना है। और यूरोपीय जो कंट्री थी उनकी रैंकिंग क्या हो चुकी है? गिर चुकी है दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है। और ये सबसे बेहतर प्रदर्शन करके क्या हो गए हैं? आगे निकल गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे निकल गए हैं और इनका प्रदर्शन जो है अभी अच्छा रहा हो गया। ठीक है दोस्तों, और 2018-19 में एक न्यूज है। 2018-19 में वियना एक शहर था। वियना 2018-19 में वियना शहर था जो सबसे फर्स्ट रैंक पे बना हुआ था।
फर्स्ट रैंकिंग मिली थी, लेकिन इस बार इसको 12वीं रैंकिंग मिली है। इस बार इसको कौन सी रैंकिंग मिली है दोस्तों? पहले फर्स्ट था, अब इस बार कौन सी रैंकिंग मिली है? 2021 में 2021 में इसको 12वीं रैंकिंग मिली। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब चलते हैं 10 बेहतरीन शहर कौन से हैं जो विश्व में रहने योग्य शहर हैं। तो एक नज़र डालते हैं 10 अच्छे शहरों के नाम, लिख लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। 10 बेहतरीन शहर कौन से हैं? 10 बेहतरीन शहरों के नाम डाल देते हैं फटाफट। ठीक है, 10 बेहतरीन शहर कौन कौन से हैं दोस्तों? फटाफट देख लेते हैं। ऑकलैंड पहला है, ऑकलैंड। ऑकलैंड कहाँ पे है? ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है दोस्तों। ठीक, दूसरा कौन सा है? फटाफट देखते हैं दूसरा कौन सा है। ओसाका। ओसाका पर लोगों को पता होगा, ओसाका जापान में है दोस्तों। यहाँ पे रहने के अच्छा एक माहौल है। तीसरी कौन सा है दोस्तों? फटाफट एडिलेड। एडिलेड आप लोगों ने सुना होगा। एडिलेड कहाँ पे है दोस्तों? एडिलेड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। एडिलेड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों फटाफट। अगला कौन सा है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। वेलिंगटन कहाँ पे है दोस्तों? न्यूजीलैंड में है। वेलिंगटन कहाँ पे है दोस्तों? न्यूजीलैंड में है। ठीक है, 4 सारे हो गए। अगला 5वां देखते हैं कौन सा है। 5वां कौन सा है दोस्तों? टोक्यो। टोक्यो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कहाँ पे है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। जापान में है। यानी पहली रैंकिंग किसको मिली है? ऑकलैंड, दूसरा ओसाका, तीसरा एडिलेड। टॉप 10 बेहतरीन शहर हैं। वेलिंगटन इन शहरों में आप जाके आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं, बहुत सारी सुविधाएं जो होती है मानदंड तैयार करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है दोस्तों। टोक्यो, टोक्यो आप लोग पता ही, जापान। पर्थ, इसके बाद कौन सा है? पर्थ आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला कहाँ क्या है? अगला ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है, जो कि यूरोपियन कंट्री है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड कैसा है? स्विट्जरलैंड। ठीक, ठीक है दोस्तों, फटाफट देखते हैं अगला। जिनेवा। जिनेवा, जिनेवा कहाँ पे है? ये भी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नवा देखते हैं दोस्तों। नवा क्या है? मेलबर्न। मेलबर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। नोट कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि ये शहरों की श्रेणी पूछ सकता है और आप लोग जाके वहाँ पे बच सकते हैं। ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन ये भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व में रहने वाले शहरों का सर्वेक्षण कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट। ये 2021 का सर्वेक्षण किया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो 2018-19 में बियाना एक शहर था जो पहला रैंक था, 12वें नंबर पे चला गया 2021 में। और ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के शहर क्या हुए हैं? यूरोपियन कंट्री से आगे निकल गए हैं। देखिए इसमें यूरोपियन कंट्री के टॉप 10 में कोई केवल 2 ही शहर हैं, बाकी सब ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आज की अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है चर्चा में। ठीक है, फटाफट देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है, क्योंकि टाइम का भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। फटाफट। सुनील छेत्री। सुनील छेत्री। सुनील छेत्री। सुनील छेत्री क्या उन्हें बताइए दोस्तों आप लोग, क्यों न्यूज आई है सुनील छेत्री की? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ये क्या है दोस्तों? एक भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी। पहले तो ये जान जाइए कि सुनील छेत्री कौन है, और खेलकूद से क्वेश्चन आता ही आता है। भारतीय फुटबॉलर क्या है? खिलाड़ी हैं। पूछा जाता है कि किस खेल से जुड़े हुए भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब न्यूज़ चर्चा में क्या आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, लियोन मेसी जो अर्जेंटीना के थे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रथम स्थान पे इनकी रैंकिंग थी। लियोन मेसी जो थे अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में विश्व में प्रथम रैंक बनाए हुए थे, क्योंकि उनसे आगे कोई निकल नहीं। लेकिन सुनील छेत्री ने उनको पछाड़ दिया है दोस्तों, उनसे आगे निकल गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में सुनील छेत्री क्या हो गए? आगे निकल गए। यानी भारत में बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि भारत का स्थान क्या हुआ? सुधार हुआ, और भारत का अपने विश्व में अपने फुटबॉल के मामले में आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में किसको पछाड़ दिए हैं?
लियोन मेसी को। तो लियोन मेसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। और ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। कहाँ के हैं दोस्तों? अर्जेंटीना को। इनको इन्होंने क्या कर दिया है? पछाड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, इनको इन्होंने पीछे कर दिया है। कौन? भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी सुनील छेत्री। तो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि किसने पीछे कर दिया है? सुनील छेत्री ने, क्योंकि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि लियोन मेसी अपने आप में अभी तक शीर्ष स्थान पे बने हुए थे काफ़ी समय से। मुझे तो याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन लगातार ही बने हुए थे। उनको गोल करने के मामले में सुनील छेत्री ने स्थान हासिल किया। बहुत बड़ी बात है एक भारतीय खिलाड़ी, जब भारत का एक खेल विश्व में अपना परचम ला रहा था तो जानते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है। भारत का स्थान अपने आप ऊँचा हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग याद कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगली न्यूज़ है, एक और न्यूज़, इसको मिटा दिया जाए नीचे का इकोनॉमिस्ट वाला। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं, फटाफट चलते हैं अगली न्यूज़ पे, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है विश्व प्रत्यायन दिवस। विश्व, देखिए एक हमेशा हमने कहा कि दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिवस से क्वेश्चन हम डेली लेके आते हैं लगभग। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए आप लोग। 9 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। और भारत में यह दिवस कौन मनाया जाता है? भारत में ये कौन दिवस मनाता है विश्व प्रत्यायन दिवस? भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये मनाया जाता है। क्या है दोस्तों इसमें प्रत्यायन में क्या होता है? क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जानकारी की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक, और क्या होता है इसमें दोस्तों? उत्पादों को प्रमाणित किया जाता है। जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादों को प्रमाणित। और क्या होता है दोस्तों, फटाफट बताइए। खाद्य विश्लेषण होता है, खाद्य का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। भारत में कौन मनाता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्या किससे रिलेटेड है? सूचना आदान प्रदान, उत्पादों को प्रमाणित, खाद्य विश्लेषण, प्रवृत्ता परीक्षण, मान्यता प्राप्त जो सामग्री प्रोडक्शन है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक का समझ में आ रहा होगा दोस्तों थोड़ा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज की करंट अफेयर यहीं तक दोस्तों। चलिए आप दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, तो आप लोगों से हार्दिक विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को करंट अफेयर का फायदा है। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों को फायदा मिले। और लगे रहिए हमारे साथ जोश और ऊर्जा के साथ, और हम आपके तैयारी के लिए बेहतर करंट अफेयर देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।